माधवपुर नामक के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बेटी काजल के साथ रहता था। उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। वो दोनों बहुत गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उसके घर गांव का जमींदार हीरालाल सेठ आता है। हीरालाल सेठ ने गुस्से में कहा, मुझे उधार दिए हुए सालों बीत गए हैं, पर तूने आज तक एक पाई भी वापस नहीं लौटाई है। आज मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। मोहन ने विनती करते हुए कहा, बस 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए सेठ जी। कल मेरा बेटा शहर से लौटने वाला है। जैसे ही वो वापस आएगा, मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेजूंगा और वो आपके सारे पैसे चुका देगा। आपने इतने सालों तक सब्र रखा है, तो क्या अब सिर्फ 2 दिन और नहीं रुक सकते? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरी मजबूरी को समझिए। हीरालाल सेठ ने थोड़ा नरम होकर कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन की और मोहलत देता हूं। अगर 2 दिनों में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक कर तुम्हें भी इस गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। तब काजल ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना? अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार तो हमें गांव से निकलवा देगा। इस बार वो हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज देखा नहीं आपने वो कितना गुस्से में था? वो तो आज ही हमें निकाल देता। मोहन ने काजल को आश्वासन देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो बेटी, रमेश ने कहा है वो जरूर आएगा और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। उसके आते ही जमींदार के सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन रमेश नहीं आता है। दोनों बाप बेटी रमेश का इंतजार कर रहे थे। फिर एक दिन एक आदमी मोहन के घर आकर बोलता है, अरे मोहन, गजब हो गया। जिस कारखाने में तुम्हारा बेटा काम करता था, उस कारखाने में बहुत भीषण आग लग गई है और उस कारखाने में काम करने वाले जितने भी लोग थे, सारे के सारे बहुत बुरी तरह से जल गए हैं। खबर मिली है कि उसमें से कोई नहीं बचा और इस कारखाने में तुम्हारा बेटा भी काम करता था। यह सुनकर मोहन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। मोहन ने रोते हुए कहा, हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? अब क्या होगा मेरा और मेरी बेटी का? हम कैसे जिएंगे? ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन उनके गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आता है। उसी समय जमींदार भी वहां से गुजर रहा था। उस आदमी ने जमींदार से पूछा, अरे भाई साहब, जरा सुनिए, यहां मोहन जी का घर कहां है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? जमींदार ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? इस गांव के तो नहीं दिखते। उस आदमी ने जवाब दिया, आप तो जानते ही होंगे कि मोहन जी के बेटे की कारखाने में आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत करके बहुत सारे पैसे जमा कर लिए थे। वो सब लेकर घर आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ये दुर्घटना हो गई, जिस वजह से अब कारखाने के मालिक ने उनके परिवार वालों के लिए पैसे भेजे हैं। मैं उसके वही पैसे उसके पिताजी को देने आया हूं। यह सुनकर जमींदार के मन में लालच जाग जाता है और वो सोचता है, क्यों ना मैं इसे बोल दूं कि मैं ही मोहन हूं और इससे सारे पैसे ले लूं। वैसे भी मोहन ने मुझसे कर्जा लिया है, वो खुद तो मुझे चुकाने से रहा। मैं इसी से ही पैसे ले लेता हूं, जिससे मुझे कर्ज का पैसा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। पर इसके लिए मुझे इसे यहीं से भगा देना होगा। जमींदार ने झूठ बोलते हुए कहा, अरे भाई, तुम एकदम सही आदमी से मिले हो। मैं ही मोहन हूं और जिसकी बात तुम कर रहे हो वो मेरा ही बेटा था। उस आदमी ने खुश होकर कहा, अच्छा हुआ भाई साहब, आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में कहां कहां भटकना पड़ता। ये लीजिए आपकी अमानत, अब मैं चलता हूं। यह कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और जमींदार वो सूटकेस लेकर अपने घर आ जाता है। जैसे ही वो सूटकेस खोलकर देखता है, उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। जमींदार ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरी ओर मोहन ने काजल से कहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटी, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो पूरी तरह से रमेश के भरोसे पर थे, लेकिन पता नहीं ईश्वर ये कैसी परीक्षा ले रहा है। रमेश ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। भगवान इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं? कभी कभी लगता है कि भगवान है ही नहीं, अगर होते तो हमारे साथ इतना सब नहीं होता। जबकि हमने कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा।
काजल ने सांत्वना देते हुए कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी काम में आपका हाथ बटाऊंगी। हम कुछ ना कुछ करके जमींदार का कर्ज लौटा ही देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। काजल दूसरों के घरों में बर्तन धोने और खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन काजल पानी लेने जमींदार के कुएं पर जाती है और उसी दिन जमींदार के दोस्त का बेटा श्याम जमींदार के घर आता है। तभी उसकी नजर काजल पर पड़ती है। वो काजल को देखकर उसे पसंद करने लगता है। फिर वो अंदर चला जाता है। अंदर जाकर श्याम ने जमींदार से कहा, प्रणाम चाचा जी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपके दोस्त धनपत राय का बेटा हूं। मेरा नाम श्याम है। जमींदार ने कहा, अरे बेटा श्याम, तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम्हें जब पिछली बार देखा था तब तुम बहुत छोटे थे, इसलिए तुम्हें पहचान नहीं पाया। बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? श्याम ने कहा, वो क्या है ना चाचा जी, दरअसल पिताजी ने एक जमीन का सौदा करने के लिए मुझे यहां भेजा है। बस वही जमीन देखने के लिए मैं आया हूं। इस सिलसिले में आपसे थोड़ी बात भी करनी थी। जमींदार ने कहा, अच्छा, तो तुमने अब अपने पिताजी का कारोबार भी संभालना शुरू कर दिया है? श्याम ने कहा, हाँ चाचा जी, थोड़ा बहुत मैं भी देख लेता हूं। अब पिताजी की उम्र के कारण उनसे ज्यादा काम नहीं हो पाता है, इसलिए अब मुझे ही करना पड़ता है। जमींदार ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। श्याम ने कहा, आपसे एक बात पूछनी थी चाचा जी। दरअसल मैं जब आ रहा था तब कुएं के पास मैंने एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की कौन है? जमींदार ने कहा, लड़की? कौन सी लड़की? श्याम ने कहा, वो आपके घर के सामने जो कुआं है, उस कुएं पर मैंने एक लड़की को पानी भरते देखा। क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? जमींदार ने कहा, रुको श्याम बेटा, तुम चाय पियो, तब तक मैं देख कर आता हूं। जमींदार बाहर जाकर कुएं की ओर देखता है तो कुएं पर उसे खुद की ही बेटी माधुरी दिखाई देती है। काजल वहां से जा चुकी थी। जमींदार ने अंदर आकर कहा, अरे श्याम बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो वो मेरी ही बेटी है। श्याम ने कहा, अच्छा अच्छा, ठीक है चाचा जी, मुझे लगा कौन है, जाने दीजिए, छोड़िए, आप बताइए, आप कैसे हैं? श्याम बात को पलट देता है, लेकिन जमींदार को इस बात पर शक हो जाता है। जमींदार ने मन में सोचा, मुझे लगता है श्याम बाबू को मेरी बेटी पसंद आ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बेटी माधुरी इतने बड़े खानदान में चली जाएगी तो उसका नसीब ही चमक जाएगा। इतने अमीर लोग मुझे और कहीं नहीं मिलने वाले। इतना सोचकर जमींदार मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। श्याम ने कहा, अच्छा चाचा जी, मैं अब निकलता हूं, मुझे देर हो रही है। जमींदार ने कहा, नहीं नहीं बेटा, एक दो दिन रुक कर जाओ, जरा गांव की भी शुद्ध हवा में रहो। शहर में तो रोज ही रहते हो, हमें भी थोड़ा मौका दो तुम्हारी खातिरदारी करने का। श्याम ने कहा, नहीं चाचा जी, इस बार नहीं, अगली बार आऊंगा तो जरूर रुकूंगा। इतना कहकर श्याम वहां से चला जाता है और घर जाकर डरते हुए अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैंने गांव में एक लड़की देखी है, मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई और मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। धनपत राय ने पूछा, अरे बेटा, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? श्याम ने कहा, पिताजी, वो आपके गांव के दोस्त है ना, जिनके यहां आपने मुझे आज भेजा था, उन्हीं की लड़की से मुझे शादी करनी है। धनपत राय ने खुश होकर कहा, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है बेटा, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। मैं कल ही उसके पास जाकर शादी की बात करता हूं, वो भी ये सुनकर बहुत खुश होगा। दूसरे दिन श्याम के पिता और श्याम जमींदार के यहां आते हैं। जमींदार ने कहा, अरे मेरे दोस्त धनपत राय, बहुत दिनों बाद आज मिल रहा है, तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है यार। याद है हम दोनों ने साथ में ही कारोबार शुरू किया था, आज तू कहां से कहां पहुंच गया। आज तो तूने मुझे बहुत खुश कर दिया, जो अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर आ गया। मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूं। धनपत राय ने कहा, अरे यार, श्याम की वजह से हमें भी आना ही पड़ा। दरअसल श्याम को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है, उसी की बात करने के लिए हम यहां आए हैं। जमींदार ने कहा, हां धनपत राय, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। हमारी दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात
और मेरे लिए क्या हो सकती है। धनपत राय बोला, चलो अभी अपनी बेटी को बुलाओ। हमें उसे देखे बरसों हो गए हैं। जब हमने उसे देखा था तब तो वो 5 वर्ष की ही थी। तभी जमींदार अपनी बेटी को आवाज लगाता है और बोलता है, अरे बेटा माधुरी, जरा यहां तो आना। जैसे ही माधुरी अंदर आती है, श्याम उसे देखकर दंग रह जाता है और बोलता है, अरे चाचा जी, जिसे मैंने उस दिन देखा था, ये वो लड़की नहीं है, वो लड़की कोई और थी। जमींदार ने कहा, ये आप क्या बोल रहे हो श्याम बाबू? आपने उस दिन जिसे देखा था, ये वही लड़की है। ठीक से देखिए, शायद आप भूल गए हो। ये वही लड़की है जो उस दिन कुएं के पास खड़ी थी। श्याम ने कहा, नहीं नहीं चाचा जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, ये वो लड़की नहीं है। इतना सुनकर जमींदार सोच में पड़ जाता है। जमींदार ने मन में सोचा, कहीं श्याम बाबू ने उस फटीचर मोहन की लड़की काजल को तो नहीं देख लिया। उस दिन वही थोड़ी देर पहले वहां पानी भरने आई थी और शायद श्याम बाबू उसी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ भी करके मोहन और उसकी बेटी को इस गांव से भगाना ही होगा, इससे पहले कि श्याम बाबू उसे गांव में जाकर ढूंढ ले। जमींदार ने कहा, ठीक है श्याम बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उस लड़की को आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। धनपत राय ने श्याम से कहा, श्याम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम तो तुम्हारे कहने पर ही यहां आए थे। तुमने ही कहा था कि तुम्हें इनकी बेटी पसंद है, और सच कहूं तो मुझे भी माधुरी बहुत पसंद आई है। अब तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा। हमें तो यही लड़की ठीक लगी है, और मेरी तो यही ख्वाहिश है कि तुम्हारा रिश्ता मेरे दोस्त के घर में ही हो। माधुरी में कौन सी कमी है? बहुत समझदार, संस्कारी और अच्छी लड़की है बेटा। श्याम ने कहा, पर पिताजी, मुझे तो उसी लड़की से शादी करनी है जिसे मैंने उस दिन कुएं के पास देखा था। धनपत राय ने जमींदार से कहा, चलो दोस्त, फिर अब हम चलते हैं। तुम्हें हमने तकलीफ दी, उसके लिए हमें माफ कर देना। जमींदार ने कहा, नहीं धनपत राय, इसमें तकलीफ कैसी? शायद मुझे ही सुनने या समझने में गलती हो गई होगी, पर मैं कोशिश करूंगा कि उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ लूं। फिर धनपत राय और श्याम अपने घर चले जाते हैं, और घर पहुंचकर धनपत राय श्याम से बोलता है, अरे श्याम, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? पता नहीं मेरे दोस्त को कितना बुरा लगा होगा। श्याम ने कहा, पर पिताजी, मैंने जिस लड़की को देखा था वो आपके दोस्त की बेटी नहीं थी, वो कोई और थी। और पिताजी, मैं ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं उस लड़की से ही शादी करना चाहता हूं जिसे मैंने उस दिन देखा था। धनपत राय ने कहा, पर श्याम, बात ये नहीं है। बात तो ये हो रही है कि मेरे दोस्त का तुमने अपमान किया है, और तुम कहां किसी लड़की की बात कर रहे हो। तुम्हें इससे अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिलेगी, तुम्हें इसी से शादी करनी होगी। श्याम ने कहा, नहीं पिताजी, मैं माधुरी से शादी नहीं करूंगा। धनपत राय ने कहा, पर तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो उसका कोई अतापता भी नहीं है, कहां ढूंढोगे तुम उसे? श्याम ने कहा, पिताजी, मैं कुछ भी करके उसे ढूंढ लूंगा, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। धनपत राय ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं। अगर 1 हफ्ते में तुमने उस लड़की को ढूंढ लिया तो ठीक है, वरना तुम्हें माधुरी से ही शादी करनी होगी। श्याम बोला, हाँ पिताजी, आप जैसा ठीक समझे। इधर जमींदार ने मन में सोचा, श्याम को पूरे गांव में वही फटीचर मोहन की बेटी ही मिली, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। कहा मेरी बेटी और कहा वो भिखारी की लड़की काजल। उन्होंने मेरी बेटी को ठुकरा दिया, मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा उसी से शादी करने को। श्याम के वापस आने से पहले मैं मोहन को गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। अरे हां, उसके बेटे के जो पैसे शहर से आए थे वो तो मेरे पास है, अब मैं उससे कर्ज के पैसे वापस मांगूंगा। ना चुका पाए तो उसका घर भी हड़प लूंगा और उसे भगा दूंगा। जमींदार मोहन के घर जाता है और बोलता है, मोहन, तुम मेरे अच्छा होने का फायदा उठा रहे हो। मैं इतने दिनों से चुप इसलिए बैठा हूं क्योंकि तुम्हारा बेटा अभी अभी गुजरा है, और उसके गुजरने की वजह से मैं खुद से तुम्हारे यहां नहीं आया, पर मैं तुम्हारी राह देख रहा था। पर तुम तो मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हो। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला, अब तो मेरा सारा पैसा लौटा दो, और वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मोहलत दे दी है।
मोहन ने कहा, जमींदार जी, मैं इतने सारे पैसे अभी कहां से लौटा पाऊंगा? आपको तो पता है अब मेरा बेटा भी नहीं। जमींदार बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो अभी के अभी मुझे ये घर खाली करके दे दो, मैं इसे बेचकर मेरा कर्ज वसूल कर लूंगा। बस अब बहुत हो चुका। मोहन ने विनती करते हुए कहा, नहीं जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए, ऐसे तो मैं रोड पर आ जाऊंगा। जमींदार ने कहा, मैं इतने दिनों से तुम पर तरस खाकर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सिर पर बैठ जाओ। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस तुम ये घर खाली कर दो और यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं मेरे लोगों को कहकर तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। काजल ने मोहन से कहा, चलिए पिताजी, अब हम खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। हम यूं लकड़ियां बेचकर और दूसरों के घरों में काम करके जमींदार के पैसे नहीं लौट पाएंगे। हमें ये घर छोड़कर जाना ही होगा। इतना कहकर काजल अपने पिताजी को लेकर घर से बाहर चली जाती है और दूर जंगल में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है। इसी के चलते काजल के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और इसी वजह से अपने पिताजी का लकड़ी बेचने का काम काजल संभाल लेती है और किसी तरह से घर चलाने लगती है। एक दिन मोहन ने काजल से कहा, मैं तो कितना खुशकिस्मत हूं जो मुझे तेरे जैसी बेटी मिली और मेरी वजह से तुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। काजल बोली, पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आपकी सेवा करने के लिए मुझे कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। पिताजी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप खाना खा लेना। मैं लकड़ी तोड़ने जा रही हूं, जल्दी लौट आऊंगी। इतना कहकर काजल जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, पर काजल जंगल से नहीं लौटी। इसी वजह से मोहन बहुत परेशान हो जाता है। मोहन ने मन में सोचा, काजल को अभी तक आ जाना चाहिए था, पर वो अभी तक नहीं आई। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मुझे अपनी बच्ची को जाकर ढूंढना चाहिए। मैं घर पर ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। इतना सोचकर मोहन काजल को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में मोहन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। और यहां काजल घर पहुंच जाती है तो अपने पिता को घर पर ना पाकर परेशान हो जाती है। दूसरी ओर श्याम काजल को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचता है। वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बेसुध पड़ा है। वो मोहन के पास जाता है और बोलता है, बाबा, आप ठीक तो हो ना? इतना कहकर वो मोहन को उठाता है और किसी तरह एक पेड़ के नीचे बिठा देता है और बोलता है, अरे बाबा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत भी बहुत खराब लग रही है। मोहन ने कहा, अरे बेटा, क्या बताओ, मैं अपनी बेटी काजल को ढूंढने के लिए जंगल में आया था। वो लकड़ियां तोड़ने गई थी, पर अब तक घर नहीं लौटी। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया। श्याम बोला, कोई बात नहीं बाबा, बस आप मुझे आपके घर का पता बताइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं। इसके बाद श्याम मोहन को लेकर उनके घर जाता है और जैसे ही श्याम की नजर काजल पर पड़ती है, वो हैरान हो जाता है और बहुत खुश भी हो जाता है। काजल ने कहा, पिताजी, आप ठीक तो हो ना? मोहन ने जवाब दिया, बेटा, मैं तो ठीक हूं। तुम्हें ढूंढने बाहर गया था। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गए थे और मैं बीच राह पर गिर गया था। तभी इन्होंने मेरी मदद की और मुझे घर तक लेकर आए। अगर ये वहां नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। काजल ने श्याम से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पिताजी की मदद की। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। श्याम ने मोहन से कहा, बाबा, आप गांव के बाहर ऐसे जंगल में इस छोटी सी झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? तब मोहन अपनी सारी आपबीती बताता है और जमींदार की सारी करतूत भी, और अपने बेटे के बारे में भी बताता है कि कैसे उसने उसको एक कारखाने की आग में खो दिया। ये सुनकर श्याम ने कहा, बाबा, वो कारखाना हमारा ही था, मैं ही उस कारखाने का मालिक हूं। दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से वो आग लगी थी। उसमें काफी लोग मारे भी गए थे, लेकिन मैंने मुआवजे के तौर पर सभी परिवारों को 5 लाख रुपए भिजवाए थे। मोहन ने कहा, पर बेटा, यहां तो कोई भी नहीं आया, हमें कोई पैसा भी नहीं मिला। अगर मिल जाते तो तुम ही सोचो हम यहां जंगल में ही क्यों होते। यह सुनकर श्याम को धक्का सा लग जाता है। श्याम ने कहा, बाबा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए,
मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। मैं इस बात का पता लगाकर आपको आपके पैसे दिलवा कर रहूंगा। दूसरे दिन श्याम अपने उसी आदमी को लेकर मोहन के घर आता है जो पैसे देने आया था, और श्याम ने उस आदमी से पूछा, क्या तुमने इन्हें ही रुपए दिए थे? उस आदमी ने इनकार करते हुए कहा, नहीं साहब, मैंने वो पैसे इनको नहीं दिए। मैंने वो पैसे मोहन नाम के एक आदमी को दिए हैं। उसने ही कहा था कि उसका नाम मोहन है और वो रमेश का पिता है, और मैंने वो सूटकेस उनको दे दिया था और मैं फिर वहां से चला आया। मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे झूठ बोल रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। श्याम ने कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो आदमी कौन है जिसको तुमने पैसे दिए हैं? उस आदमी ने कहा, हाँ साहब, मैं अगर उसे देख लूं तो मैं उसको पहचान जाऊंगा। श्याम ने कहा, मैं तुम्हें 2 घंटे का वक्त देता हूं। मुझे जल्द से जल्द वो इंसान चाहिए। पूरे गांव में पता करो जिसको तुमने वो पैसे दिए हो। थोड़ी देर बाद वो आदमी आता है और बोलता है, मालिक, मैंने पता कर लिया। उस आदमी का नाम मोहन नहीं, हीरालाल सेठ है, और वो इस गांव का जमींदार है। उसी ने मुझसे झूठ कहा था कि वो मोहन है। मोहन बोला, इतना बड़ा धोखा! मैं सोच भी नहीं सकता कि जमींदार इतना गिर सकता है। उसने मेरे बेटे के सारे पैसे खुद रख लिए और ऊपर से हमें घर से भी निकाल दिया। श्याम ने कहा, बाबा, आप फिक्र मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। श्याम मन ही मन सोचता है, अच्छा तो ये बात है, अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए उन्होंने जानबूझकर काजल और उसके पिताजी को गांव से बाहर निकाल दिया ताकि मैं उसे कभी ढूंढ ना सकूं और मेरी शादी उसकी लड़की माधुरी से हो जाए। अच्छा, तो अब मैं देखता हूं इसे कैसे सबक सिखाना है। फिर श्याम अपने आदमी को लेकर जमींदार के घर जाता है। जैसे ही जमींदार उस आदमी को देखता है, वो हक्का बक्का रह जाता है। तभी वो आदमी बोलता है, हाँ साहब, यही है जिसने मुझे कहा था कि वो मोहन है। मैंने इसी को पैसे दिए। ये सुन जमींदार के पसीने छूट जाते हैं। वो श्याम के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाता है। श्याम ने कहा, चाचा जी, ये सब आपने किया है। मुझे तो यकीन नहीं होता। आपने एक गरीब आदमी के हक का पैसा उससे छीन लिया। आपको पता है रमेश के पिताजी को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, आपने उनसे पैसे लेकर भी उन्हें इस गांव से बाहर निकाल दिया। आपने तो उनसे सारे पैसे ले लिए थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? जवाब दीजिए। जमींदार ने कहा, श्याम बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मोह में अंधा हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जब तुमने लड़की के बारे में बताया, तभी मैं पहचान गया था कि वो लड़की कोई और नहीं, काजल ही थी। इसलिए मैंने ये चाल चली और काजल और उसके पिताजी को इस गांव से निकलवा दिया ताकि तुम्हें वो लड़की नहीं मिले और मजबूरन तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़े। मुझे माफ कर दो बेटा। तभी धनपत राय भी वहां पर आ जाता है। उसे भी ये सारी घटना पता चल जाती है और वह भी जमींदार को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। और फिर श्याम और उसके पिताजी काजल के घर जाते हैं और सारे पैसे उसके पिताजी को देते हैं और उसके पिताजी से काजल का हाथ भी मांगते हैं। श्याम को उसका प्यार मिल जाता है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद श्याम और उसका परिवार खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।